करते हैं सीजी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगले पार्ट को। इसमें पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो संस्था आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में चरण है उसको हमें बताना है। ठीक है, देखो पहला क्या बोल रहा है, बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणाम की रिपोर्टिंग। अगर वो रिपोर्टिंग में ही पहले बोल रहा है, सबसे पहले परिणाम बोल रहा है, तो यार याद रखना कि ये सबसे मेरा लास्ट वाला प्रक्रिया है। देखो अगर कोई भी चीज़ मैं बनाऊंगा, अगर मेरे पास अगर डाटा कलेक्शन नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। डाटा कलेक्शन से पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं किस चीज़ की डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए आंकड़ों का संग्रह कर रहा हूँ। तो मुझे पहले क्या चाहिए, एक प्लान चाहिए। तो प्लान के बाद मेरा क्या आएगा, डाटा का कलेक्शन आएगा। ठीक है, और डाटा का कलेक्शन कब करोगे, जब आपको पता होगा कि आपको कुछ क्या करना है, आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ मतलब क्रियान्वयन नहीं करना पड़ेगा, तो फिर डाटा का कलेक्शन कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मुझे इस चीज़ को देखना होगा तो मैं इस चीज़ पर जाऊँगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है, जो पहला एल है, पहले उद्देश्य का निर्माण करूंगा, उसके बाद फिर क्या करूंगा, मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वयन, उसका आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, और लास्ट में क्या करूंगा, ये ऑप्शन नंबर के। तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है। ये मतलब नॉर्मली भी सीडीपी जो पढ़ता होगा, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से तो नहीं है। स्किनर का याद होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। कोहलबर्ग का क्या है, मेरा कोहलबर्ग का नैतिक विकास है क्या, कोहलबर्ग का, और वाइगोत्स्की का तो जेडपीडी वाला है, सामाजिक सांस्कृतिक पागम। बंडूरा, यदि जनरली बाकी तीन को ही पढ़ा होगा तो यहाँ से ऑप्शंस निकल जाता। समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से क्या करें, समायोजित कर सके। शिक्षण का प्रशिक्षण, क्या शिक्षण का प्रशिक्षण होना जरूरी है समावेशी कक्षा के लिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। पर्यावरण में परिवर्तन, एनवायरनमेंट में चेंजेस जरूरी है। जब तक चेंज इन एनवायरनमेंट नहीं होगा, उनके अंदर अच्छी एडाप्टेशन, उनके अंदर बच्चों के अंदर अच्छी एडाप्टेशन की प्रक्रिया नहीं आ पाएगी। एडाप्टेशन कहने का मतलब क्या है कि उन जो भी आप पियाजे वाले थ्योरी को बोलेंगे, वो बच्चे जो है ना अडाप्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। एनवायरनमेंट सेम रहेगा तो बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा क्या होगी, कम होती जाएगी। अलग कक्षा की व्यवस्था, ये टोटली नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारे सीडीपी के हिसाब से, इसको हटा देंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, जे, के और एल। गैने के अनुसार पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब ये रॉबर्ट गैने का है। ये रॉबर्ट गैने का लर्निंग का एक चार्ट बनता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि वो क्या पहले आता है और क्या उसके बाद क्या बाद में आता है, सबसे पहले क्या होता है। तो याद रखना उनका मानना था कि सबसे पहले होता है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सिग्नल लर्निंग इसलिए होता है क्योंकि इसके इंसान और जानवर दोनों सीख सकते हैं, मतलब मैन भी सीख सकते हैं, एनिमल कह सकते हैं। चिंपांजी को भी आप नॉर्मली कुछ लेवल तक सिखा सकते हैं। डॉग को भी हम लोग उठना बैठना सिखाए थे, हेलो करना सिखाए, इसलिए संकेत अधिगम यहाँ क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन। देखो यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देखो जैसे ही मुझे पता चल गया कि संकेत अधिगम है, उसके बाद हम सेकंड को मानते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम। जैसे अगेन स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम, यानी कि क्या होगा कि यदि मैं उस डॉग को मैं खाने के लिए ही मैं बोलूँगा कि उसको मैं खाना तभी दूंगा जब वो मेरे से हाथ मिलाएगा, तो वो उससे भी कुछ चीज़ को सीख लेगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर के तो मिल गया। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद फिर बहुत सिंपल है, श्रृंखला अधिगम, उसके बाद फिर मेरा नियम का अधिगम, और फिर समस्या का समाधान। समस्या समाधान कोई एक डॉग, कोई एक चिंपांजी या फिर कोई एक जो बंदर होगा, वो उतना आसानी से नहीं कर सकता जितने आसानी से मेरा क्या कर सकता है, ह्यूमन यानी कि इंसान कर सकता है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, सबसे लास्ट में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलो ये अलग अलग प्रकार के मुझे दे दिया गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हो गया है, शायद यही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी इसी क्वेश्चन को देखा था। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा कि पहला उद्देश्य दायरा, तो इसीलिए मैं तो डायरेक्ट पहले एल को लिख लूँगा, और एल के बाद उसके बाद हमने क्या देखा था कि उसका क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन देख लूँगा। उसके बाद फिर संकलन, विश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है, कौन सा चीज़ जो है वो डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है, कॉग्निटिव है मतलब कि संज्ञानात्मक है, अफेक्टिव भावनात्मक है जिससे उसको अफेक्ट पड़ेगा, क्रियात्मक यानी कि कोनेटिव यानी कि जिससे वो किसी क्रिया को करने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो वो अधिगम ठीक है। साइको डायनेमिक जो है ये एक मेरा अनुक्षेत्र नहीं है क्योंकि ये साइको एनालिसिस वाले क्षेत्र में जा रहा है, इसीलिए अधिगम लर्निंग के लिए क्या करते हैं, हम इसको नहीं लेते हैं। ज्ञान संज्ञानात्मक याद रखना दिमाग के लिए है, भावनात्मक हमारे इमोशंस के लिए है, और क्रियात्मक हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने के लिए, किसी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया है। भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाता है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं कौन कौन सी हैं।
मतलब ये पूछ रहा है कि भाषा विकास में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। डिलेड स्पीच विलंबित वाक, भाषा विकास में ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इमिटेशन अनुकरण, ये तो यार मतलब नहीं हो सकता ना, अनुकरण तो एक अच्छा चीज़ है, लेकिन ये बाधा है, ये नहीं बोल सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर के वाले को हटा दो यार, जहाँ जहाँ के है इन तीनों में के था यार, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहले ही आंसर आ गया। एल क्या है मेरा, वाक विकार। हाँ, स्पीच डिसऑर्डर होता है बच्चों में, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर थोड़ी नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले ही आ चुका था आंसर। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है, देखो हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये असल में नेट के आए हुए क्वेश्चन है। नेट साइकोलॉजी आप देखेंगे ना तो यूजीसी नेट, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग इमोशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसको बोलते हैं कि दमन और शोधन। दमन और शोधन जो है, हालांकि कई जगह प्रत्यय निर्माण को भी लिया गया था, लेकिन याद रखना कि इसका जो आंसर है दमन और शोधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जे एंड एम। फिर से वही कथन और कारक वाले, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है, मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यार ये तो मतलब मेरे हिसाब से सही होना चाहिए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। याद रखना सोशल डेवलपमेंट, देखो चलो ये जैविक वाले कारण के लिए माता पिता सही हैं, लेकिन सामाजिक विकास के लिए सिर्फ माता पिता का दायित्व होना ही गलत है। अलग अलग फैक्टर्स है, अगर माता पिता अगर पहले फैक्टर्स में आ रहे हैं तो सेकंड फैक्टर्स में याद रखना मेरा क्या है, हमारे आस पड़ोस भी आते हैं, उसके बाद मेरा स्कूल का प्लेग्राउंड भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। परीक्षा का तनाव कम करता है, अच्छा ये मैच द कॉलम वाला है, ठीक है। ठीक है, परीक्षा का तनाव अधिगम परिणाम में सुधार करता है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है, अधिगम कठिनाई को जल्दी पहचान लेता है। यार ये मतलब देखो, तो परीक्षा का तनाव कौन कम करेगा, अवधारणा बोध को सिद्ध, एक परीक्षा पर निर्भरता से बचता है, शैक्षणिक उद्देश्यों का पूर्व पहचान करता है, पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम कौशल का संतुलित विकास। देखो अगर मतलब यहाँ ऑप्शंस में अगर मैं सिंपल से आसानी से जाऊँगा ना तो ये बोलता है परीक्षा का तनाव को कम कौन करेगा, तो ये बोलता है एक परीक्षा निर्भरता से बचाव करता है, अवॉइड्स डिपेंडेंस ऑन वन एग्जामिनेशन, रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस डायरेक्टली, और वहीं से मेरे को क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए का क्या मिल जाएगा मेरे को, डायरेक्टली 2 मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे करने की जरूरत है नहीं, सीधा ए का 2 मिला, फिर आप सीधा सीधा क्या करिए उसमें आगे चले जाइए, ठीक है। टाबा मॉडल, देखो टाबा मॉडल जो है आपने अभी बहुत सारे इस पर वीडियो भी बन चुके हैं कि टाबा मॉडल इससे संबंधित है, तो टाबा मॉडल याद रखिएगा, ये हमारे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम से संबंधित है। इसके अलग अलग चरण होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उस चरण के हिसाब से कैसे उस पाठ्यक्रम का विकास करना है, कैसे यूनिट का कैटेगराइजेशन करना है, उसकी चर्चा की जाती है। रचनात्मकता मुख्यतः नवीन रचनाओं या उत्पादन में होती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, ये तो सिंपल सा आंसर है, इसको जेम्स ड्राइवर ने दिया है। ये इस प्रकार के जो जितने भी कथन कारण हैं मैं अपने टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, आप एक बार देखिएगा। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है, देखो वंचित बालक बोला है 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा जो है वो अनिवार्य, भाई ये तो होना चाहिए। प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना, इंस्पिरेशनल स्कूल, हाँ हो सकता है। विद्यालय का प्रभावी वातावरण, ये भी ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। हीन भावना की उपस्थिति, नेगेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपाय सही नहीं है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये वन ऑफ द इजीस्ट क्वेश्चन है, मतलब क्षेत्र सिद्धांत आपको याद होगा, जिसको फील्ड थ्योरी बोलते हैं, इसको दिया कर्ट लेविन ने, ठीक है, कर्ट लेविन ने दिया था। एनवायरनमेंट और डायग्राम बनता है उनका प्रॉपर कि कैसे एनवायरनमेंट में अलग अलग वेक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, वो कैसे काम करते हैं। ए का 4 वाला देखो, ए का 4 वाला यही एक ऑप्शन था। मानवतावादी सिद्धांत जो है, मानवतावादी जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा है। मानवतावादी सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी ये ए का 3 है क्या, ये वाला ए का 3, अच्छा ये भी ए का 3 है। बी का देखते हैं, मानवतावादी सिद्धांत जो है ये अब्राहम मैस्लो का है, तो ये मेरा बी का 4 मिल गया। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, यदि जनरली भी कोई पढ़ा होगा ना तो वो जानता होगा सक्रिय अनुबंध सिद्धांत जो है वो किसका है, वो मेरा स्किनर भाई साहब का है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, विकास के सोपानों और विशेषताओं का मिलान कीजिए। बताओ, ये तो यार मतलब मेरे को लगता नहीं है। देखो जिज्ञासा की प्रबलता कब रहती है, मतलब बचपन में ही मुझे ऐसा लगता है ना कि जिज्ञासा की प्रबलता रहेगी, ऐसा है क्या। या देखो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। नागरिक उत्तरदायी अगर मेरे में लिखा है, अगर वो लिख दिया है कि भैया जो व्यक्ति है वो अल्टीमेट रियलिटी में पहुंच गया है, तो अल्टीमेट रियलिटी में तभी पहुंचेगा जब वो प्रौढ़ावस्था में रहेगा। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, वो 40 से प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 40 से मतलब 18 प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 18 से 40 के बीच में प्रौढ़ावस्था है, तब तो नागरिक उत्तरदायित्व, यानी कि डी का 1 देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है, डी का 1, ठीक है। अब शेष अवस्था में देखते हैं आत्मप्रेम, जिसे क्या बोला गया है,
ईगो सेंट्रिज्म बोला गया है। बाल अवस्था में मैं देखूंगा जिज्ञासा की प्रबलता। किशोर अवस्था में क्या देखूंगा, काम शक्ति की परिपक्वता। घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? आपने मैकडूगल के 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा घृणा, जिसका जो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा निर्वृत्ति आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे CGTET 2026 के संपूर्ण वीडियोस। आगे चल के मैं 2024 के वीडियोस को भी डालने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।